नमस्कार मित्रों, समाख्या आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज है 17 सितंबर और आज दैनिक जागरण की प्रमुख खबरों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आगे बढ़ने से पहले आग्रह है, अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है और शेयर ज़रूर कीजिए। लक्ष्य बड़ा है तो प्रयास भी उसी अनुसार होने चाहिए। आपका जितना बड़ा लक्ष्य होगा, अगर उसी के अनुसार प्रयास नहीं होंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, ये सुनिश्चित है। तो प्रयासों की जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसको बढ़ाइए, प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, तो हमारे लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज मुख्यतः एससीओ और भारत में लाए जा रहे चीतों के बारे में खबरें हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यह युग युद्ध का नहीं है। कल संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बातचीत से हल हो जाने चाहिए मुद्दे। तो इसको लेकर के हमेशा भारत साथ में है और जो एससीओ है, इस मंच का उपयोग भी समझौता, वार्ता, संवाद के लिए होना चाहिए। वहीं लोकतंत्र, कूटनीति व वार्ता से पूरी दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है, न कि युद्ध से। और भारत रूस की दोस्ती अटूट है और इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दुनिया जानती है कि भारत और रूस किस प्रकार के मित्र हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन जो है वो वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें मेरा यानी रूस की कोई गलती नहीं है। वहीं साथ ही साथ रूस और भारत के बीच में वीज़ा मुक्त आवागमन, इसके बारे में भी विचार चल रहा है। आगे दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को वीज़ा मुक्त आवागमन की छूट देंगे, ऐसे आगे संभावना है। वहीं कारोबारी रिश्तों में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, इस पर भी प्रसन्नता जताई गई है। वहीं भारत में उर्वरक निर्यात के लिए रूस जो है लगातार कदम बढ़ा रहा है और भारत में जो बोवाई के समय पर जो खाद्य संकट आता है खेतों में उर्वरक देने के लिए, वो भी रूस से भारत बड़ी मात्रा में आयात करके उर्वरक का वहाँ पर खाद किसानों तक पहुँचाने का काम करेगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अग्रिम बधाई नहीं दी जाती है रूस में, ऐसी उनकी मान्यता है, इसीलिए बधाई न देते हुए उन्होंने आगे के लिए अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं, जो राष्ट्र के लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस है। साथ ही साथ आज विश्व के निर्माता जिनको कहते हैं, पहले इंजीनियर जिनको कहते हैं, विश्वकर्मा जी की जयंती भी आज ही है। चलो, विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयंती की सभी को शुभकामनाएं, बधाई। आतंकवाद पर भारत तो ओर पर चीन के साथ दिखा एससीओ जो है यानी संघाई सहयोग संगठन, ये भारत के साथ, भारत का जो मुद्दा था लगातार कि आतंकवाद के विरुद्ध इस संगठन का उपयोग होना चाहिए, उस पर बातचीत मानी गई। वहीं साथ ही साथ चीन की जो ओबोर यानी वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, उसका समर्थन भी किया है। 9 में से 6 देशों ने चीन के OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को, पहल को समर्थन दिया है। उन्होंने जैसे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और रूस, इन्होंने OBOR का समर्थन किया है। इसी प्रकार से जो आतंकवाद विरोधी ढांचा है, उसको बनाने के लिए भी सभी देशों ने मिलकर के साथ करने की बात की है। तो इसमें कोई भी अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि जो वन बेल्ट वन रोड है उसका भारत हमेशा अपोज करता रहा है, क्योंकि भारत कहता है कि जो पाकिस्तान अधिकृत जो भारत का हिस्सा है, यानी जिसको हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसको गुलाम कश्मीर कहते हैं, उससे होकर के ये वन बेल्ट वन रोड जा रहा है, ये भारत की संप्रभुता, भारत की सॉवरेनिटी में हस्तक्षेप है, भारत की संप्रभुता पर चोट है, इसीलिए वो इसका समर्थन नहीं करता है। वहीं अन्य देश कहते हैं कि
ये वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो है, वन बेल्ट वन रोड, ये हमको एशिया की कनेक्टिविटी देता है पूरे एशिया में, और यूरोप तक जो है हमको ये संपर्क स्थापित करने का अच्छा माध्यम बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से एससीओ सभी देशों के साथ मिलकर काम चल रहा है। वहीं एससीओ के देशों के बीच में अधिक सहयोग बढ़े, इसके बारे में भी विषय आया है। भारत ने कहा है कि जितने भी एससीओ के सदस्य देश हैं उनके सामने स्टार्टअप, नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में मदद भारत करेगा। यानी ये सेक्टर हैं, दोबारा से सुन लें, स्टार्टअप, नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, ये क्षेत्र में जो है मदद देने का प्रस्ताव भी रखा है। वही भारत की आर्थिक प्रगति की तस्वीर भी पेश की गई है, और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। इस वर्ष 7.5% की आर्थिक विकास दर हासिल करेगा, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा होगी। अमेरिका की तरफ से मध्य एशिया को प्रभावित करने वाले कदमों को लेकर भी आगाह किया गया है रूस और चीन के द्वारा। वहीं पर पुतिन ने कहा है कि हमारी नीति में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे देश भी इस नीति का पालन करेंगे और संरक्षणवाद, गैर कानूनी प्रतिबंध लगाने और आर्थिक स्वार्थ का प्रदर्शन करने जैसा काम नहीं करेंगे। वहीं चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि एससीओ देशों को अपने रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहिए, और किसी भी बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभावी होने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें बाहरी ताकतों को रंग आधारित क्रांति करने से रोकना चाहिए। बाहरी ताकतें लगातार और सीधा सीधा ये संकेत अमेरिका के लिए था। वहीं अगले साल जो है भारत में एससीओ की बैठकें होंगी, क्योंकि भारत को 2023 के लिए एससीओ का प्रमुख यानी मुखिया चुना गया है, बनाया गया है। तो बहुत सारी बैठकें भारत के अंदर भी होंगी, तब जो है इन देशों के प्रमुखों के साथ लगातार भारत की बातचीत भी होगी। वहीं आर्थिक चुनौतियों के बीच एससीओ की जो भूमिका है, जो संघाई सहयोग संगठन की भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वैश्विक सप्लाई चेन में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद जो बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, उससे खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है, और ये विविध सप्लाई चेन विकसित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं कनेक्टिविटी की ज़रूरत को बताते हुए ये महत्वपूर्ण होगा कि सभी देश एक दूसरे के आवागमन का अधिकार दें। वहीं खाद्य सुरक्षा जो है बड़ी चुनौती है। इसके लिए जैसा हमने पहले भी कहा है कि स्टार्टअप इनोवेशन पर विशेष कार्य समूह की स्थापना करके इसको दूर किया जा सकता है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के बीच एक कार्य समूह का गठन करके। तीसरा, मोटे अनाज की खेती व उपभोग को प्रचारित करने के लिए मिलेट फूड का आयोजन करके खाद्य सुरक्षा के मौजूदा विश्व की बड़ी चुनौती के तौर पर चिन्हित किया गया है, और मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक संभावित समाधान बताया गया है। तो ये भारत की तरफ से 3 सुझाव मुख्यतः दिए गए हैं। दोबारा से सुन लें। पहला, स्टार्टअप और इनोवेशन पर विशेष कार्य समूह की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा, पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के बीच एक कार्य समूह का गठन किया जाना चाहिए। तीसरा, मोटे अनाज की खेती और उपभोग को प्रचारित करने के लिए मिलेट फूड का आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये जो 3 सुझाव भारत की तरफ से दिए गए हैं, जो 3 बड़े संकटों से विश्व को मुक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत तुर्की के बीच आपसी संबंध मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। तुर्की के क्योंकि तुर्की ईरान और मेज़बान उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भारत के प्रधानमंत्री ने की है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगन से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों का समीक्षा हुई है, और क्षेत्रीय वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। 2021 में जब इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बनने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात थी, और जो चाबहार बंदरगाह जो है, जो ईरान में जिसका विकास भारत के द्वारा किया गया है, उसकी प्रगति की समीक्षा हुई है। वहीं पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जो द्विपक्षीय सहयोग है, उसके महत्व का भी उल्लेख किया गया है।
वहीं अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं और वहाँ के लिए जो मानवीय मदद के मुद्दे पर भी दी जा रही है, उस पर भी बातचीत हुई है। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हुई है और मिर्जियोयेव के साथ जो बैठक है वो बड़ी अच्छी रही, ऐसा हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। वहीं भारत उज़्बेकिस्तान के बीच संपर्क यानी कनेक्टिविटी, व्यापार यानी ट्रेड, सांस्कृतिक सहयोग, कल्चरल कोऑपरेशन को गहरा करने के तरीकों पर ये चर्चा हुई है। तो 3 देश तुर्की, ईरान और उज़्बेकिस्तान, इनके राष्ट्रपतियों से भी अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता की है और विशेष ये रहा कि चीन के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। लंबी प्रतीक्षा के बाद आज देश में होगी चीता युग की वापसी। आज 17 सितंबर को आज सबने समाचार सुन लिए होंगे कि आज मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो वन अभ्यारण्य भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, उस वहाँ पर नामीबिया से आए हुए 8 चीतों को आज छोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको छोड़ा है और पहले ये जयपुर से आने वाले थे, फिर ये ग्वालियर क्योंकि ग्वालियर के पास में कूनो पड़ता है तो ग्वालियर से छोड़े गए हैं। वहीं पर ये घटना जो है विश्व के लिए बड़ी अहम है क्योंकि वन्य जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजा जा रहा है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और ये चार्टर विमान के लाने की योजना बनी और 8 चीतों में से 3 चीते जो हैं वो नर हैं यानी मेल हैं और 5 जो हैं वो फीमेल यानी मादा हैं। और अगले जो चीते आने हैं वो दक्षिण अफ्रीका से आएंगे और उसके बाद बोत्सवाना के साथ भी बातचीत चल रही है, वहाँ से भी चीते आएंगे। भारत में 1947 में आखिरी बार चीते देखे गए थे। उस समय का जो राज्य था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार नाम से, अब जो छत्तीसगढ़ में है, के कोरिया जिले के जंगल में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने चीतों का शिकार किया था, 3 चीतों का। उसके बाद चीते कहीं दिखाई नहीं दिए और भारत सरकार ने 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था। कूनो पालपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका कोर एरिया में चीतों को 6 क्वारंटाइन बाड़े बनाए गए, वहाँ पर रखे जाएंगे क्योंकि कूनो पालपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्क रेखा पर है और जो नामीबिया है वो मकर रेखा पर है। तो दोनों की जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो लगभग एक जैसी हैं, भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी हैं और तापमान आदि सब एक जैसा है, तो वहाँ पर चीते रखने के लिए सही उपयुक्त स्थान है। जो बाड़े बनाए जाएंगे, बाड़ों में चीते को 1 महीने तक रखा जाएगा और नामीबिया से जो विशेषज्ञ दल आ रहा है उनकी देखभाल करेगा। ये जो है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। 3 महीने के बाद जो है इनको जनता के लिए खोल दिया जाएगा कूनो पालपुर। वहाँ फिर जनता पर्यटकों को ये जो चीते हैं वो दिखाई दे सकते हैं, तब तक वहाँ पर प्रतिबंध है। लगभग जनवरी 2023 से यहाँ पर हम देख सकते हैं, चीतों को देख सकते हैं। एक समय में देश में 10,000 से ज़्यादा चीते थे जो गंगा की कछार और बंगाल को छोड़ करके पूरे देश में पाए जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के पास 1000 और मैसूर सम्राट टीपू सुल्तान के पास 16 चीते थे। और चीते और मानव ये एक दूसरे के मित्र बताए जाते हैं क्योंकि चीते कभी भी मानव पर प्रहार, हमला नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। और जो करहाल क्षेत्र है वहाँ के स्वायत्त समूह से लगभग 1 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री सम्बोधित करेंगे और चीते मित्र 200 चीता मित्र इस प्रकार के चिन्हित किए गए हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री की बातचीत आज हुई है। और इस प्रकार से कभी भी चीता और मानव के कॉन्फ्लिक्ट कभी सुनाई नहीं दिए। इससे पहले भी योजना बनी थी 1970 में, ईरान से चीते लाने की योजना बनी थी। ईरान ने बब्बर से एशियाटिक लॉयन जिसको कहते हैं वो मांगे थे और भारत ने कहा था कि आप मुझे चीते दिए, लेकिन ये बातचीत तक बात पहुंची थी। ये पूरा योजना पूरी क्रियान्वित नहीं हो सकी थी, 2 साल तक चर्चा चली और उसके बाद जो है भोजन की उपलब्धता की कमी होने से योजना पूरी नहीं हो सकी क्योंकि तब चीते बसाने का काम जो है
वो गुजरात में किया जा रहा था। तो अब ये पूरा हो गया है। इसी प्रकार से अन्य देश भी जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनको बसाने में कामयाब रहे हैं, जैसे वाइल्ड बाइसन। ये ब्रिटेन में वाइल्ड बाइसन को लाया गया और इसी वर्ष की शुरुआत में 1000 वर्ष पहले इनको समाप्त घोषित कर दिया गया था। तब से बाइसन यूरोप में ज़मीन पर रहने वाले सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। यूरोप में ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, आप देख सकते हैं ये भैंसे जैसा दिख रहा है, वो उसको वाइल्ड बाइसन कहते हैं। चीन के जंगली घोड़े जो आपको दौड़ते हुए दिख रहे हैं, इस लुप्तप्राय जंगली घोड़ों को प्रेजेवल्स की कहा जाता है। इसे सही मायने में विश्व का एकमात्र जंगली घोड़ा माना जाता है। चीन में अत्यधिक शिकार और प्रदूषण के चलते इन घोड़ों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। चीन ने ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी से 1985 में इस घोड़े को लाकर फिर से बसाया और वहाँ 800 से ज़्यादा प्रेजेवल्स की घोड़े यानी ये जंगली घोड़े वहाँ पर हैं, 800 से ज़्यादा। यूरेशियाई लिंक्स, ये जो जंगली बिल्ली है, बिल्ली प्रजाति का ही ये जानवर है, इसको पूरे मध्य यूरोप में 200 वर्ष पहले तक इसका अस्तित्व था, लेकिन उसके बाद शिकार और आवास क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप के कारण ये अस्तित्व इनका समाप्त हो गया। इन्हें यूरोपीय देशों में फिर से बसाया गया। वर्तमान में स्लोवेनिया, क्रोएशिया, फ्रांस, इटली, चेक गणराज्य, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में इनका आवासन सामान्य हो गया है। इनकी संख्या अब 9000 से 10,000 के बीच पहुंच गई है। अब ये दोबारा से सर्वाइव कर रहे हैं मध्य यूरोप के अंदर। तस्मानियन डेविल जो आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा जीव मुंह खोले हुए, ये तस्मानियन डेविल है। ये मांसाहारी जीव है। इसको भी किसी अन्य ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहीं और से नहीं, ऑस्ट्रेलिया के एक प्रांत से लेकर मुख्य भूमि में बसाया गया और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि में यह जीव 3000 साल पहले लुप्त हो चुका था। अब 2020 में से फिर से बसाया गया। मुख्य भूमि में इनका संख्या अब बड़ी है। तो दूसरी जगह से लाकर के जीवों के बसाने का कोई पहला मामला नहीं है, ये होता रहता है। लेकिन ये इंटरकॉन्टिनेंटल जो चीते का आवागमन है, ये पहली बार हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। चीतों की वापसी से भारत ने गलती को सुधारा है। जैसे भारत में लगातार शिकार के कारण से चीते लुप्त हो गए थे, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा है कि चीता और मानव के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। जैसे हम सुनते रहते हैं कि चीता और शेर, मानव और शेर के बीच में, और मानव और हाथियों के बीच में जो है हाथियों ने मनुष्यों पर हमला कर दिया या शेर ने मानव को खा लिया। तो ऐसा चीते के साथ में कभी नहीं मिलता है। जैसे चीते शिकार भी आसानी से हो जाते थे, चीतों को पाला भी जाता था। तो ये गलतियां मनुष्य से हुई थी, उसको सुधार करने का ये अच्छा अवसर है, ऐसा हमारे पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है। और जो ये कल यानी 16 सितंबर को जब विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस था, तो वो विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में बोल रहे थे और विश्व ओजोन दिवस के ही संदर्भ में उन्होंने 2019 मार्च 2019 में कूलिंग एक्शन प्लान जो शुरू हुआ था उसके बारे में भी जिक्र किया और कहा ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अनूठा प्रयास है। भारत कूलिंग एक्शन प्लान, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। ये कूलिंग एक्शन प्लान क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। इसके कूलिंग की ज़रूरत हर क्षेत्र में होती है। यह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी ज़रूरत आवासीय और व्यापारिक इमारतों के साथ कोल्ड चेन रेफ्रिजरेशन, परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक लाभों को हासिल करने के लिए कार्यों में तालमेल यानी समन्वय का प्रयास करना, समाज को पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए सभी के लिए स्थायी शीतलन यानी कूलिंग और ऊष्मीय सहूलियत प्रदान करना। समाज को पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए ये सभी को स्थायी यानी परमानेंटली कूलिंग और हीटिंग सहूलियत प्रदान करना है। इसके लाभ क्या होंगे? इसके लाभ होंगे अगले 20 वर्षों तक सभी क्षेत्रों में शीतलता से संबंधित आवश्यकता से जुड़ी मांग तथा ऊर्जा आवश्यकता का आकलन हो सकेगा। शीतलता के लिए यानी कूलिंग के लिए उपलब्ध तकनीकों की पहचान के साथ ही वैकल्पिक तकनीकों, अप्रत्यक्ष उपायों और अलग प्रकार की तकनीकों की पहचान हो सकेगी। वहीं सभी क्षेत्रों में गर्मी से राहत दिलाने और सतत शीतलता प्रदान करने यानी सस्टेनेबल कूलिंग प्रोवाइड करने वाले उपायों को अपनाने के बारे में भी सलाह
दी जा सकेगी। तकनीशियन या टेक्नीशियन है उनके कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। घरेलू वैकल्पिक तकनीकों के विकास हेतु शोध एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का विकास हो सकेगा। और इसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के कार्बन उत्सर्जन को, जो कार्बन इमिशन है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में जो शीतलक मांग है, कूलिंग डिमांड है, उसको 20 से 25% तक कम करना। 2037-38 से रेफ्रिजरेट डिमांड यानी रेफ्रिजरेंट डिमांड जो है वो 25 से 30% तक कम करना। 2037-38 तक शीतलन हेतु यानी कूलिंग के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता को उसको भी 25 से 40% तक कम करना है। और 2022-23 तक कौशल भारत मिशन के समन्वय से, तालमेल से सर्विसिंग सेक्टर के 1 लाख तकनीशियनों को प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना, ये लक्ष्य रखे गए हैं। और ये पूरे विश्व में अपनी तरह का एक अनूठा प्रयास है, ऐसा कहा गया है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर राजस्थान पर लगाया 3000 करोड़ जुर्माना। राजस्थान सरकार पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 3000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये राशि सरकार को 2 महीने के समय में भुगतान करनी है। अगर नहीं किया तो उस पर और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। राजस्थान सरकार को ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में और औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं करने का दोषी ठहराया गया है। और एनजीटी ने कहा है कि जैसे जयपुर हो गया, नीमराना, भिवाड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, पाली सहित आधा दर्जन जिलों में जो है सीमेंट और अन्य फैक्ट्रियां हैं, और इनसे निकलने वाला जो पानी है उससे नदियां दूषित हो रही हैं। नदियों को प्रदूषण करने के प्रदूषण को रोकने के प्रबंध अगर नहीं किया गया है, इसीलिए उनको ये दंड भुगतना पड़ेगा। और अगर इसका पालन नहीं हुआ, उल्लंघन जारी रहा, तो अतिरिक्त मुआवजा भी, कंपनसेशन, एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी वसूलने पर विचार किया जा सकता है। वहीं ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे में की निगरानी जो है ट्रिब्यूनल द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए थी, तो उसी संबंध में ये कार्रवाई हुई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के ऊपर भी 220 करोड़ का हर्जाना जुर्माना लगाया गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए के जमा करने का आदेश प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर में जो है अपशिष्ट प्रबंधन न करने के लेकर हुआ है। वहीं 120 करोड़ जो है गोरखपुर और उसके आसपास की नदियों नालियों में 55 मिलियन लीटर प्रतिदिन का निस्तारण नहीं होने के कारण से लगाया गया है। ये 2 अलग अलग आदेश पर। तो इस प्रकार से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो अपनी सक्रियता दिखा रहा है, इससे निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियां हैं वो जल्दी ही काम करना शुरू कर देंगी। वो गतिविधियां अपने सफलतम रूप में सबके सामने आएंगी। जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 19 अक्टूबर 2010 को हुई, और ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुई। और पर्यावरण, वनों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और इसके अलावा 4 बेंचेस, 4 पीठें हैं। इसको उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है, इसीलिए इसके खिलाफ जो है अपील जो है वो उच्चतम न्यायालय में ही हो सकती है। कानून के अधिनियम में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत भी शामिल था। और भारत में न्यायिक उद्घोषणाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। जीवन के अधिकार का हिस्सा, जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा माना गया है। और इसके अंतर्गत हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। और इससे पर्यावरण से संबंधित मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुअनुशासनात्मक मुद्दों पर निर्णय की न्यायिक अधिकारिता प्रदान की गई है। इस न्यायाधिकरण में 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 न्यायिक क्षेत्र के होते हैं और 10 गैर न्यायिक क्षेत्र होते हैं। और ये जो 10 गैर न्यायिक क्षेत्र होते हैं वो सभी पर्यावरण से संबंधित विशेष ज्ञान रखते हैं, विशेषज्ञ होते हैं।
और इसमें विभिन्न एजेंसियों के मध्य पर्यावरण संबंधी वादों को निपटारा भी किया जाता है। तो इस पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। और वर्तमान में जो है इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, क्योंकि इसका जो चेयरमैन बनता है वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही बनते हैं। तो न्यायमूर्ति लोकेश्वर पंटा जो है पहले चेयरमैन रहे थे, दूसरे जो है स्वतंत्र कुमार रहे थे, अभी जो है वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल हैं। तो ये हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जानने की आवश्यकता थी। वहीं पर ये आर्ट एंड कल्चर का मामला है। हिस्ट्री पुरावशेषों ने मैनपुरी में सुनाई 3000 साल पुरानी दास्तां। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के करीमगंज क्षेत्र में जब बहुत तेज़ बारिश हुई जो है उसे मिट्टी हटी, तो वहाँ पर कुछ चमकीले पत्थर, कच्चे लोहे और सीप की चूड़ियाँ जो है वो मिली, वो चमकी। तो वहाँ बच्चे उसको खिलौना समझ करके ले गए। और उसके बाद जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम वहाँ पर आई, और जो पहले 9वीं 10वीं शताब्दी के होने की बात कही गई थी, अगस्त महीने में भी इस मामला मिला था, लेकिन वो अब जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वो ईसा से 1100-1200 वर्ष पूर्व, यानी लगभग 3100 साल पहले के वहाँ पर जो है मृदभांड चित्र दूसरे में, जिसको पेंटेड ग्रेवेयर PGW बोलते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर वो मिले हैं। उत्तरी काली चमकीली पात्र यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NVPW के साथ मनके भी शामिल हैं इसमें। और ये पुरातत्व पुरावशेष जो हैं वो 1100 से 1200 ईस्वी पूर्व के हैं। प्रारंभिक अन्वेषण के आधार पर अभी किसी निर्णय पर पहुंचा नहीं जा सका है, लेकिन ये निश्चित है इसकी प्राचीनता है। और ये जो PGW और NVPW इनका कालखंड जो है माना जाता है, PGW का कालखंड जो है वो 1200 से 1300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 से 900 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। वहीं NVPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको उत्तरी काली चमकीली पात्र बोलते हैं, काला चमकीला पात्र बोलते हैं, उसका जो कालखंड है वो 600-700 ईसा पूर्व से लेकर 200-300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो करीमगंज में जो चित्र लाल चिकने पात्र रेड स्लिप्ड वेयर विद पेंटिंग हैं, वो लाल व काले पात्र हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर हैं, वो भी मिले हैं। और उनका कालखंड जो है वो PGW से पहले का भी और उसके बाद का भी कालखंड उनके सभी कालखंडों में मिलते हैं। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसकी टीम ने टीले के कच्चे लोहे के टुकड़े, मन के सीप से बनी चूड़ी और डेवर मटके के अंदर से मिट्टी को एकसार करने के लिए जो किया जाता है वो सब मिले हैं, उसको संरक्षित कर लिया है। तो ये बड़ी घटना है। मैनपुरी का करीमगंज एक अब पुरातत्व के क्षेत्र बन गया है। और उस समय की मूर्तियां भी मिली हैं, यानी 3000 साल पहले मूर्ति पूजा के भी अवशेष वहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आज के इतिहास की बात करते हैं। 17 सितंबर 1929 को अमर चित्रकथा की अद्भुत संकल्पना देने वाले अनंत पै का जन्म उडुपी ज़िले में, कर्नाटक के उडुपी ज़िले में हुआ। बच्चों में वह अंकल पै के नाम से जाने जाते हैं। दूरदर्शन के एक क्विज शो में जब वो शामिल हुए, वहाँ पर जो प्रतिभागी थे उन्होंने पौराणिक कथाओं से जुड़े सामान्य से प्रश्न का भी उत्तर वो नहीं दे पाए, तो उन्होंने उन पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों को बच्चों के सामने लाने के लिए जो है वो कार्टून टाइप का बनाए। तो अनंत पै को भारतीय कॉमिक्स, उसके कॉमिक्स बनाई, कॉमिक्स का जनक भी कहा जाता है। ऐसे अनंत पै का जन्म 17 सितंबर। और पहली बार 17 सितंबर 1953 को अमेरिका के लुइसियाना में कमर से जुड़ी हुई 2 बच्चियों का सफल ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन से अलग किया। कैरोलिन और कैथरीन नाम की ये बच्चियां थीं और ये न्यू ऑरलियंस के ओसनर फाउंडेशन हॉस्पिटल में हुआ। ऐसे जुड़वों को बच्चों को अलग करने का ये पहला मामला था। 17 सितंबर 1844 को कलर प्रिंटिंग प्रेस के लिए पहला पेटेंट मिला था और इस प्रिंटिंग मशीन में एक बार में अलग अलग रंगों में प्रिंट करना संभव हुआ था। इसके आविष्कारक थॉमस F. एडम्स
थे, उन्होंने इसे पॉलीक्रोम प्रिंटिंग नाम दिया था और यह फिलाडेल्फिया के रहने वाले थे। आविष्कारक थे थॉमस एफ एडम्स, जो कलर प्रिंटिंग के आविष्कारक थे, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक थे। और 17 सितंबर 1844 को पहला पेटेंट मिला था। और आज ही दोबारा से बताता चलूँ, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिवस है। और साथ ही साथ आज ही सप्तमी है, अश्विन सप्तमी। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती है। वो विश्व के पहले इंजीनियर माने जाते हैं, विश्व के निर्माता माने जाते हैं। तो भारत के अंदर उनकी जो कारीगर वर्ग है वो उनकी पूजा करता है और बहुत श्रद्धा से पूजा की जाती है। तो ऐसे विश्वकर्मा जयंती की पुनः पुनः आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के समाचार यहीं तक। आप जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।